हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का लिबेग इंटीग्रल जो थर्ड यूनिट कर रहे हैं उसका आज का थर्ड लेक्चर है और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिबेग इंटीग्रल फॉर बाउंडेड फंक्शंस। बाउंडेड फंक्शंस के लिए लिबेग इंटीग्रल को हम डिफाइन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारे पास हमने जो टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस की थी उसमें हमने डिस्कस किया था लिबेग इंटीग्रल फॉर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस। लेकिन यहाँ हम करेंगे अगर बाउंडेड फंक्शन की बात करते हैं तब हम क्या बात करेंगे, और उसके बाद हम इसमें आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपल रिजल्ट है कि जो रीमान इंटीग्रल है वो हमेशा लिबेग इंटीग्रल होता है। अगर कोई फंक्शन आर इंटीग्रेबल है तो वो हमेशा लिबेग इंटीग्रल होगा, लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल भी बड़ा प्यारा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो करेंगे और फिर कुछ कंपैरिजन होंगे बिटवीन लिबेग एंड रीमान इंटीग्रल, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन जो है वो हम पहले कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी हम कर चुके हैं इस पार्ट को। इफ एफ इज बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई विद मेजर ऑफ ई फाइनाइट। अगर मेजर ऑफ ई फाइनाइट है और बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है तो लिबेग इंटीग्रल जो है वो हम क्या डिफाइन करते हैं, लिबेग इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई बाई इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर ई इज इक्वल टू इनफिमम, इनफिमम, और यहां चाहे तो साई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ यहां भी लिख सकते हैं या आगे भी लिख सकते हैं, इनफिमम ऑफ ऑल इंटीग्रल ऑफ साई एक्स डी एक्स। ध्यान रहे साई एक्स जो है यहाँ हमारे पास वो क्या है, सिंपल फंक्शन। फॉर ऑल सिंपल फंक्शंस साई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ। वो सभी सिंपल फंक्शन साई, वो सभी सिंपल फंक्शन साई जो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ होंगे उन सबके इंटीग्रल फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें सिंपल फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना आता है। तो उन सभी सिंपल फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड आउट करें जो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ हो, और उनका जो इनफिमम होगा, उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहां तो हमने लिया साई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, वो सभी सिंपल फंक्शन जो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ होंगे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं वो सभी सिंपल फंक्शंस जो लेस देन और इक्वल टू एफ हो तो उनका इंटीग्रल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहां हमें उनका क्या लेना होगा, सुप्रीमम। मतलब वो सभी सिंपल फंक्शंस फाई जो छोटे होंगे या इक्वल टू एफ हो उन सबका इंटीग्रल फाइंड आउट करें, और उनका जो सुप्रीमम होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसको भी हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर ई। और लास्ट लेक्चर में हमने जो थ्योरम नंबर 2 जो हमने की थी उसमें हमने एक रिजल्ट भी प्रूव किया था कि अगर एफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, अगर एफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है तो आप ये इंटीग्रल कहें या ये इंटीग्रल कहें, ये दोनों इक्वल होते हैं ऑलवेज इन केस ऑफ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन। यानी अगर हम कहीं बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन कहते हैं तो आप इंटीग्रल, लिबेग इंटीग्रल की डेफिनेशन ये भी यूज कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। नोटेशन में क्या करें, वी समटाइम राइट इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई, इस वे में लिख देते हैं। जैसे यहां लिखा ना इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर ई, ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई। और अगर ई जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, मेजरेबल सेट ई जो है वो अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी है तो उसको हम इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे यहां मैंने ई का, तो ये नहीं कि ई के प्लेस पर हम इंटीग्रल ऑफ एफ यहां लिखें क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये लिखने की बजाय हम इस वे में भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, रिजल्ट हम सॉल्व करते ही हैं। तो अब है हमारे पास डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिबेग इंटीग्रल फॉर बाउंडेड फंक्शन। मेजरेबल वर्ड नहीं है यहाँ हमारे पास। एग्जिस्टेंस ऑफ लिबेग इंटीग्रल फॉर बाउंडेड फंक्शंस, इनकी बात करेंगे। तो इसमें जनरली देखें हम क्या कह रहे हैं, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ई, एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ई एंड ई के बी ए सबसेट ऑफ ई। ध्यान रखना है रीमान इंटीग्रल के बारे में आप ज्यादा पढ़ चुके हो। बस रीमान इंटीग्रल में हम जो पार्टीशन लेते थे वो हम सब इंटरवल की फॉर्म में लेते थे। यहां हम ई मेजरेबल सेट ले रहे हैं और उसकी जो पार्टीशन आएगी वो ई के सबसेट्स होंगे। इंटरवल जितने हैं वो भी सबसेट्स की फॉर्म में, मेजरेबल सेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ये उससे वास्ट, उससे आगे का पार्ट है,
कि इसका मतलब इसमें E1 E2 EK जो है वो हमारे मेजरेबल सबसेट ऑफ E होंगे। तो लेट EK बी ए सबसेट ऑफ E, देन वी डिफाइन ये जो पार्ट है MFEK, ये हमारे क्या होती है लिस्ट अपर बाउंड। वहां जब हम रीमान इंटीग्रल पढ़ते थे तो इसके प्लेस पर हम लिखते थे कैपिटल MI, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन ith सब इंटरवल। कैपिटल MI क्या होती थी, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन ith सब इंटरवल। या यहाँ हमने जैसे आई की जगह अगर मैं चाहूँ तो के कह दूं, क्योंकि यहाँ मैं के की फॉर्म में लिख रहा हूँ। MK का मतलब मैं पहले क्या कह रहा था, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ F इन kth सब इंटरवल। लेकिन यहाँ kth सब इंटरवल ना आके, क्योंकि ये हम सबसेट्स की फॉर्म में ले रहे हैं, मेजरेबल सबसेट्स हैं, तो यहां हमने क्या लिख दिया MFEK, है तो वही चीज, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन, वहां क्या कह रहे थे kth सब इंटरवल, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं kth सबसेट, जो E1 E2 E3 EK EN जो है kth सबसेट है उसकी लिस्ट अपर बाउंड। E1 अगर मैं यहाँ E1 कह देता तो इसका मतलब क्या हो जाता, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन ऑन E1। सेम पैटर्न पे है, बस यहां हम E1 E2 EN सबसेट ऑफ E ले रहे हैं, वहां हम उस इंटरवल के केस में उसके सब इंटरवल्स लेते थे। सो और इसी वे में यहां हम लिख रहे हैं स्मॉल MFEK, ये स्मॉल MFEK, ये हम स्मॉल MI कहो या MK कह लो, स्मॉल MI वाला जो पार्ट होता था वो क्या होती थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कैपिटल MI या MK कहीं तो वो लिस्ट अपर बाउंड, स्मॉल MK लिस्ट, ग्रेट स्मॉल MK क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन इन kth सब इंटरवल। यहां भी वही है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू EK, तो वही पार्ट है। तो बाय ए पार्टीशन, मेजरेबल पार्टीशन, मेजरेबल पार्टीशन का क्या मतलब होगा, पहले भी पार्टीशन वर्ड यूज करते थे, अब लिविंग इंटीग्रल के केस में हम क्या करें, मेजरेबल पार्टीशन। बाय ए मेजरेबल पार्टीशन P ऑफ E वी में डिफाइन, जैसे पहले आप जनरली करते थे ना, ये A टू B इंटरवल है, x नॉट A इज इक्वल टू x नॉट x1 x2 एंड सो ऑन B इज इक्वल टू xn, x नॉट से x1 x1 से x2 सब इंटरवल्स लेते थे। उसके प्लेस पर अब हमारे पास क्या आ गया, E1 E2 एंड सो ऑन En, ये सभी E के सबसेट्स हैं, और इनकी यूनियन अगर हम लेंगे तो इनकी जो यूनियन होगी वो E के इक्वल होगी। तो इस P जो कलेक्शन है E1 E2 En की, इसको हम क्या कहेंगे, मेजरेबल पार्टीशन ऑन E। कब कहेंगे, मेजरेबल सबसेट्स, ये जो E1 E2 EK हैं वो क्या होंगे, E के सबसेट, लेकिन साथ में क्या होगा, यूनियन ऑफ EK, यूनियन ऑफ EK K इज इक्वल टू 1 टू N, ये जो यूनियन है वो किसके इक्वल होगी, E के। एंड क्या कहेंगे, मेजर ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 0। तो हम इस पार्टीशन P को क्या कहेंगे, मेजरेबल पार्टीशन। I एंड J की वैल्यू 1 टू N होगी और I इज नॉट इक्वल टू J। द सेट्स E1 E2 En, इन सेट्स E1 E2 En को हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट, कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ पार्टीशन P। E1 E2 En क्या होंगे, कंपोनेंट ऑफ पार्टीशन P। जैसे वहां रिफाइनमेंट के बारे में पढ़ते थे वैसे ही यहां कह रहे हैं सेम पैटर्न पे, इफ P एंड Q आर मेजरेबल पार्टीशंस, क्योंकि एक सेट E है उसकी हम मैनी पार्टीशंस डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी पार्टीशंस। तो उनमें से क्या कह रहे हैं, P और Q अगर दो मेजरेबल पार्टीशंस हैं तो Q इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P, Q को हम रिफाइनमेंट ऑफ P कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे, इफ एवरी कंपोनेंट ऑफ Q, Q के जो कंपोनेंट होंगे होली कंटेन्ड इन सम कंपोनेंट ऑफ P। जैसे वहां रिफाइनमेंट पढ़ते थे सेम पैटर्न पे यहां रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन है आपके पास। दस ए मेजरेबल पार्टीशन P इज ए फाइनाइट कलेक्शन, जो मेजरेबल पार्टीशन है उसका मतलब क्या है, दस ए मेजरेबल पार्टीशन P इज ए फाइनाइट कलेक्शन, E1 E2 En जो लेना फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स whose union is E, उनकी जो यूनियन होगी वो E के इक्वल होगी, एंड whose intersection with one another, उनकी जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन लेंगे उसकी जो मेजर होगी, उसकी जो मेजर होगी वो मेजर किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो उस पार्टीशन को हम क्या कहेंगे, मेजरेबल पार्टीशन। तो वो पार्टीशन क्या कहलाती है, मेजरेबल पार्टीशन। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, जैसे वहां हम अपर सम और लोअर सम डिफाइन करते थे फॉर ए पार्टीशन रिमान में, वैसे ही सेम पैटर्न पे यहां होगा। लेट F बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन E एंड लेट P इज इक्वल टू E1 E2 एंड सो ऑन En, ये हमारी कोई मेजरेबल पार्टीशन है ऑफ E। देन वी डिफाइन अपर लिवेग सम
पहले सम डिफाइन करेंगे, अपर लिवेज सम, लोअर लिवेज सम, और फिर उसके बाद इंटीग्रल डिफाइन करेंगे। तो जो अपर लिवेज सम होगा यूएफपी ऑफ द फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी एज क्या होगा, यूएफपी। जैसे पहले कहते थे अपर सम, रिमान के केस में क्या कहते थे, समेशन एम आई कह लो या के की फॉर्म में लिख रहे हो तो कैपिटल एम के डेल्टा के, या वहां हम क्या कहते हैं समेशन एम आई डेल्टा आई। तो वही पार्टी है अपर सम, लिवेग अपर सम जो है वो क्या है, समेशन एम के, जैसे वहां होती थी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ, उसी वे में यहाँ लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इनटू डेल्टा आई होता था, डेल्टा आई कहीं या डेल्टा के आई एथ सब इंटरवल की लेंथ या के एथ सब इंटरवल की लेंथ, लेकिन वहां सब इंटरवल्स थे, यहाँ सेट्स है, तो इसमें इनटू में हमारे पास क्या आ जाता है, मेजर ऑफ ई के। तो ये क्या कहलाता है, लिवेग अपर सम। इसी वे में हम लोअर लिवेग सम अगर डिफाइन करना चाहें एल एफ पी, तो वो एल एफ पी की वैल्यू क्या होगी, जैसे पहले कहते थे समेशन स्मॉल एम के डेल्टा के, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन, वही यहां है स्मॉल एम एफ ई के, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन ऑन ई के, इनटू वहां डेल्टा के होता था, के सब इंटरवल की लेंथ, यहां क्या आ गया, मेजर ऑफ ई के। तो ये हमारा लिवेग अपर सम है, और ये हमारा क्या होगा, लिवेग लोअर सम। और उसी वे में जैसे वहां हम करते थे, जितने भी अपर सम्स हैं, जितने भी अपर सम्स हैं फॉर ईच पार्टीशन फाइंड आउट करो, और उनका इनफिमम, सभी अपर सम ऊपर होता है, लोअर सम नीचे होता है, अपर सम्स का इनफिमम लेते हैं, अपर सम का इनफिमम लेते हैं तो नीचे आ जाता है, लोअर सम का सुप्रीमम लेते हैं तो वो ऊपर जाता जाता है, दोनों एक जगह आके मिल जाते हैं, तो वो हमारा इंटीग्रल वाला पार्ट हो जाता है। तो उसी वे में हम क्या कह रहे हैं, एज इन केस ऑफ रिमान इंटीग्रल, हमने एवरी अपर सम ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर सम, अपर सम हमेशा क्या होता है, अपर सम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर सम ऑफ एफ होता है। तो उसी वे में देन वी डिफाइन लिवेग अपर एंड लिवेग ओवर इंटीग्रल। यहां सम कह रहे थे अपर सम लोअर सम, अब हम कह रहे हैं अपर एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन ई बाई, जितने भी अपर सम्स हैं, जितने भी अपर सम्स हैं उन सभी अपर सम का इनफिमम ओवर पार्टीशन पी फाइंड आउट करें, और जितने भी लोअर सम हैं उन सबका सुप्रीमम ओवर पार्टीशन पी फाइंड आउट करें। तो ये अपर इंटीग्रल कहलाएगा, लिवेग अपर इंटीग्रल, और ये लिवेग लोअर इंटीग्रल कहलाएगा, और दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन इंटीग्रल हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली टेकन ओवर ऑल मेजरेबल पार्टीशन पी ऑन ई, एंड वी डिनोट देम बाय अपर, जैसे वहां डिफाइन करते थे, इसी वे में सेम अपर के लिए यहां हम ये वाली लाइन बार यूज कर रहे हैं, अपर लिवेग इंटीग्रल, लोअर लिवेग इंटीग्रल के लिए यहां यूज कर लिया इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई, ये लोअर लिवेग इंटीग्रल के लिए ये वाला सिंबल हम यूज कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम अपर लिवेग इंटीग्रल की बात कर रहे हैं या लोअर लिवेग इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो उसी वे में ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज सेड टू बी लिवेग इंटीग्रेबल। लिवेग इंटीग्रेबल कब कहेंगे, जब लिवेग अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लिवेग लोअर इंटीग्रल हो जाए, लिवेग अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लिवेग लोअर इंटीग्रल हो जाए, और इज इक्वल टू इंटीग्रल कह देंगे, यानी लिवेग इंटीग्रल इज इक्वल टू लिवेग अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लिवेग लोअर इंटीग्रल। तो उसी वे में है। और आगे वाला जो पार्ट है फंक्शंस जो फाई और साई है उनकी फॉर्म, ध्यान रहे बस, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो रिमान इंटीग्रल है उसमें हम फाई और साई जो है वो स्टेप फंक्शंस ले रहे थे, और यहाँ जब लिवेग की बात आती है तो उसमें हम फाई और साई जो लेते हैं वो सिंपल फंक्शंस लेते हैं। और हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई स्टेप फंक्शन है तो वो हमेशा सिंपल फंक्शन होता है। जनरलाइजेशन ऑफ रिमान इंटीग्रल तभी बनता है लिवेग इंटीग्रल, क्योंकि सभी के सभी स्टेप फंक्शंस भी सिंपल फंक्शंस होते हैं, सभी रिमान इंटीग्रल जो होते हैं वो लिवेग इंटीग्रल होते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। तो इसी वे में कह रहे हैं वी नो दैट कि अगर साई कोई सिंपल फंक्शन है, साई अगर कोई सिंपल फंक्शन है तो आप साई को क्या लिखते हो, समेशन ए के कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ई के, साई इज इक्वल टू समेशन ए के काई ई के, और इसका जब इंटीग्रल फाइंड आउट करते हो इंटीग्रल ऑफ साई तो वो क्या हो जाता है, समेशन ए के काई ई के प्लेस पर क्या आ जाता है, जब इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो मेजर ऑफ ई के। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन का इंटीग्रल होता है। तो इसको हम इसी वैल्यू को हम इन लिवेग अपर और लोअर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। कीपिंग दिस इन माइंड, इसको हम लें तो उसके अकॉर्डिंग जो अपर लिवेग इंटीग्रल है, अपर लिवेग इंटीग्रल है उसको हम क्या कह सकते हैं, जितने भी
सिंपल फंक्शंस हैं साई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, जितने भी सिंपल फंक्शंस हैं साई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, उन सबका इंटीग्रल फाइंड आउट करो, और उन इंटीग्रल का जो इनफिमम होगा, उन सभी इंटीग्रल साई जो एफ से बड़े होंगे उनका इंटीग्रल फाइंड आउट करो और उनका इनफिमम लो, उसको हम क्या कहेंगे, अपर लिबेग इंटीग्रल। उन सबका इनफिमम लें और उसको हम क्या कहेंगे, अपर लिबेग इंटीग्रल फॉर ऑल सिंपल फंक्शंस साई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ। और इसी वे में जब लोअर लिबेग इंटीग्रल की बात करती है तो हम क्या कहते हैं, सभी सिंपल फंक्शंस फाई जो लेस देन और इक्वल टू एफ है, फाई लेस देन और इक्वल टू एफ है, उनका इंटीग्रल फाइंड आउट करो, जो छोटे हैं एफ से या इक्वल है उनका इंटीग्रल फाइंड आउट करो, और उनका जो सुप्रीमम होगा वो क्या कहलाएगा, लोअर लिबेग इंटीग्रल। ये जो है ये क्या है, लोअर लिबेग इंटीग्रल फॉर ऑल सिंपल फंक्शंस फाई इज लेस देन और इक्वल टू एफ। तो सिंपल फंक्शंस की फॉर्म में भी हम लिबेग इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं, जैसे रीमान इंटीग्रल को हम स्टेप फंक्शंस की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो सेम पैटर्न पे हमारे पास पार्ट हो जाता है। और वैसे भी देखें यहाँ जो है, आप देख रहे हो ना, साई में मेरे पास क्या है, समेशन ए के मेजर ऑफ ई के, समेशन ए के मेजर ऑफ ई के, यहाँ मेरे पास क्या था, ये ए के वाला पार्ट समझ लो, जो सबसे बड़ी छोटी वैल्यूज आएंगी, और मेजर ऑफ ई के वाला जो पार्ट, तो उसी वे में जो है एक दूसरे से अटैच किए हुए हैं ये रिजल्ट। और जो थ्योरम सेकंड है हमने लास्ट लेक्चर में जो की थी, बड़ा ही प्यारा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, उसी की हेल्प से हम ये कह रहे हैं कि अगर मेजरेबल वर्ड आ जाता, लेट एफ बी डिफाइंड, यहाँ अभी लास्ट जो हमारी स्लाइड थी उसमें हम केवल बाउंडेड फंक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं सेकंड जो थ्योरम हमने की थी उसमें हमने बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन लिया था। लेट एफ बी डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन ए मेजरेबल सेट ई विद मेजर ऑफ ई फाइनाइट, देन अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, हमने क्या कहा था कि अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो क्या कहते हैं, फंक्शन इज मेजरेबल फॉर ऑल सिंपल फंक्शंस फाई एंड साई, सो इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट एफ इज मेजरेबल, एफ जो है वो मेजरेबल होगा। सो आवर डेफिनेशन ऑफ लिबेग इंटीग्रल को हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, लिबेग इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है उसको हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि if f is a bounded measurable function defined on a measurable set E with measure of E finite, then we define Lebesgue integral as, ये भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर ई इज इक्वल टू वो सभी सिंपल फंक्शन साई जो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है, उनका इंटीग्रल फाइंड आउट करो और उनका इनफिमम ले लो, तो ये हमारा क्या होगा, लिबेग इंटीग्रल। तो फॉलोइंग थ्योरम शोज दैट लिबेग इंटीग्रल इज इन फैक्ट द जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। नेक्स्ट जो थ्योरम हम करेंगे उसमें हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो वो हमेशा लिबेग इंटीग्रल होता है, मींस जनरलाइजेशन। लिबेग इंटीग्रल इज द जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट सिंपल रिजल्ट है, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, तो उसको लेकर चलेंगे और उसको क्या प्रूव करेंगे कि वो लिबेग इंटीग्रल होगा। तो इसके लिए देखें क्या कर रहे हैं, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि रिमान लेके चल रहे हैं तो क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रिमान इंटीग्रल है वो हम इंटरवल सब इंटरवल्स वगैरह में डिवाइड करते हैं। तो लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ इज रिमान इंटीग्रेबल, अगर एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो देन इट इज मेजरेबल, मेजरेबल होगा और वो लिबेग इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये रिमान इंटीग्रल के लिए यहाँ आर लिख दिया, लिबेग के लिए कुछ भी नहीं लिखा, समझ लीजिए लिबेग इंटीग्रल। अगर किसी को डाउट हो तो यहाँ एल भी लिख सकते हो, ये लिबेग इंटीग्रेबल है। तो रिमान लेकर चल रहे हैं और लिबेग प्रूव करना, तो रिमान अगर इंटीग्रल है, आपको पता है एफ इज बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो उस केस में आप अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हो तो वो इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ये आपका रिमान इंटीग्रल और ये आपका अपर इंटीग्रल, ये आपका अपर इंटीग्रल। इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा क्या होता है कि एक साई स्टार साई, पाई स्टार पाई लिख रहे हैं, थोड़ा सा माइंड में क्लियर होना चाहिए। जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ जो स्टार आप यूज कर रहे हो वो स्टार हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेप फंक्शंस के लिए, साई स्टार कह रहे हैं तो साई स्टार पाई स्टार स्टेप फंक्शंस हैं, और विदाउट स्टार यूज कर रहे हैं साई या पाई तो वो हम सिंपल फंक्शन कह रहे हैं। और हमारे माइंड में होना चाहिए कि एवरी स्टेप फंक्शन जो होता है वो सिंपल फंक्शन होता है। बिल्कुल इजी रिजल्ट है, ये आपने डेफिनेशन की हुई है रीमान इंटीग्रल में, ये आपका अपर
रीमान इंटीग्रल में अपर इंटीग्रल होता है, ये आपका लोअर इंटीग्रल होता है। अपर इंटीग्रल में क्या कहते हैं, वो सभी स्टेप फंक्शन, वो सभी स्टेप फंक्शंस उनका जो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है, वो सभी स्टेप फंक्शंस जो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है उनका इंटीग्रल लें और उसका इन्फिमम लें तो वो अपर इंटीग्रल कहलाता है। वो सभी स्टेप फंक्शंस, वो सभी स्टेप फंक्शंस जो लेस देन और इक्वल टू एफ है उनका इंटीग्रल फाइंड आउट करें और उनका सुप्रीमम फाइंड आउट करें तो वो उसका लोअर इंटीग्रल कहलाता है। लेकिन फंक्शन यहाँ इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेबल की अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इन सब की वैल्यूज सेम होगी, तो हमने यहाँ इन सबको सेम कह दिया और साथ में कह दिया कि जो 5 स्टार और 5 स्टार हैं वो हमारे क्या हैं, स्टेप फंक्शंस। फॉर ऑल स्टेप फंक्शंस 5 स्टार एंड 5 स्टार डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब हम इसको लिवेग की तरफ लेके जाना चाहेंगे तो हम सिंपल फंक्शंस की फॉर्म में लेके जाएंगे। सो फॉर एवरी, अभी हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि एवरी स्टेप फंक्शन इज ए सिंपल फंक्शन होता है। अगर कोई भी स्टेप फंक्शन होता है तो वो सिंपल फंक्शन होता है। और थोड़ा सा इससे में क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है वैसे तो, लेकिन ये मान लो कि अगर मान लो मेरे पास 10 स्टेप फंक्शन है तो सिंपल फंक्शंस 10 या 10 से ज्यादा होंगे, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन जितने स्टेप फंक्शंस हैं वो तो सारे के सारे यहाँ आएंगे ही आएंगे। तो ये देखो, ये साई स्टार ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है, ये साई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है। किस साइड फंक्शंस ज्यादा है, यहां पॉसिबिलिटी आप ले रहे हो, यहां आप स्टेप फंक्शंस की ले रहे हो, मतलब ये जो इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे हो ये इंटीग्रल मान लो 10 स्टेप फंक्शन है तो 10 स्टेप फंक्शंस के लिए यूज कर रहे हो, और ये जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो ये आप 10 या 10 से ज्यादा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, और जो यहां वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी इस पार्ट में भी आएंगी। तो एक तो आप 10 वैल्यू अपर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हो, 10 वैल्यू फाइंड आउट करो, उसमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करो, और इन 10 के साथ मान लो ये छोटी वैल्यू यहां आ गई, मान लो इनके लिए ये छोटी वैल्यू जो है वो मान लो मेरे पास 0.5 आ गई। 10 स्टेप फंक्शंस के लिए मैंने इंटीग्रल सोल्व किया और उसमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट की, वो 0.5 आ गई। तो 10 से ज्यादा फंक्शंस लूंगा और उनकी जो इनफिमम फाइंड आउट करूंगा तो वो 0.5 तो सबसे कम वैल्यू आई गई, उससे कम आ सकती है, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब 5 से 10 से ज्यादा अगर फंक्शंस यूज कर रहा हूं तो वो जो वैल्यू आएगी उनका इनफिमम जो आएगा वो 0.5 से कम आएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू छोटी होगी। यानी स्टेप फंक्शंस के लिए इनफिमम फाइंड आउट करते हो तो वो हमेशा बड़ा होगा सिंपल फंक्शंस के इनफिमम से, क्योंकि यहां मैं कम वैल्यूज यूज करके उसका इनफिमम फाइंड आउट कर रहा हूं, यहां मैं ज्यादा वैल्यूज फाइंड आउट करके उनका इनफिमम फाइंड आउट कर रहा हूं, और ये सारी की सारी वैल्यूज यहां वाले पार्ट में इंक्लूड है। इसी वे में सेम पैटर्न पे अगर आप देखते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू की बात करता हूं मैं, एक तो 10 स्टेप फंक्शंस हैं या 10 फंक्शन हैं, उनकी सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट की, उनके अलावा और भी मैंने फंक्शंस ऐड कर दिए और उनकी बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं तो उससे ज्यादा आएगी। जब सुप्रीमम की बात करता हूं, यहां मैं इनफिमम की बात कर रहा था, अब मैं सुप्रीमम की बात कर रहा हूं। 10 फंक्शंस का मैंने सुप्रीमम फाइंड आउट किया, इंटीग्रल फाइंड आउट करके उनका सुप्रीमम फाइंड आउट किया, मान लो 10 आ गया, तो 10 फंक्शन से ज्यादा वो भी इंक्लूड है, उनकी सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 10 तो आएगी आएगी, 10 तो आएगी आएगी, उससे ज्यादा आ सकती है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी रहेगी और ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। तो समझना है, ज्यादा फंक्शंस अगर आप ले रहे हो, पहले से ज्यादा फंक्शंस ले रहे हो, तो जो इनफिमम होगा वो कम होता जाएगा और जो सुप्रीमम होगा वो बढ़ता जाएगा। और वैसे भी आप पहले भी पढ़ चुके हो, रिफाइनमेंट के केस में भी जब आप पढ़ते हो कि अपर सम, जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं अपर सम कम होता जाता है और लोअर सम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी माइंड में कर सकते हो। और अब ये जो पार्ट हैं आपके, ये जो पार्ट्स हैं, इनकी हेल्प से हमने इनको कंबाइन करके हमने एक रिजल्ट लिखना है। और वो देखें, मान लो वैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं, मान लो मैंने इसको सबसे पहले इसको लिखा होता फर्स्ट, इसका मतलब इसके बाद में ये लिखता सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये साई स्टार है, ये साई स्टार है, यानी ये मेरा सेकंड वाला पार्ट हो गया। इसके बाद मैं इसको कह सकता हूं कि ये थर्ड, ये इससे छोटा होगा। और हमें पता है हमेशा लोअर इंटीग्रल सेम है, यहां ये लोअर इंटीग्रल कहलाएगा, ये अपर इंटीग्रल कहलाएगा। लोअर इंटीग्रल हमेशा छोटा होता है अपर इंटीग्रल से, तो यानी इसका मतलब इसको मैं इस वाले पार्ट को लेस देन और इक्वल टू ये वाला पार्ट कह सकता हूं, लेस देन और इक्वल टू
भाई ये वाला पार्ट लेस देन और इक्वल टू ये वाला पार्ट कह सकता हूं, मतलब थर्ड के बाद ये समझ लो ये फोर्थ आ गया। ये वाली वैल्यू लोअर इंटीग्रल है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल होती है, और ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ये है, ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ये है, और ये वाला पार्ट सेम है, यानी ये और ये पार्ट सेम है, और ये वाला पार्ट इंटीग्रल के इक्वल है। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं कि इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू दिस पार्ट, इज लेस देन और इक्वल टू दिस पार्ट, इज इक्वल टू सेम, मतलब ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, बीच में यहां लेस देन का साइन होगा। भाई ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इज लेस देन और इक्वल टू सी, इज लेस देन और इक्वल टू डी अगर मैं कह देता हूं, और ये कहता हूं कि ये डी नहीं है ये ए है, जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो बीच वाली ये दोनों वैल्यूज भी सेम होंगी। मुझे क्या करना था, मुझे इन दोनों को सेम प्रूव करना था, क्योंकि ये दोनों मेरे सिंपल फंक्शंस के लिए हैं, ताकि ये लिबेग अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इक्वल हो जाएंगे। रीमान वाले तो इक्वल थे, लिबेग वाले और इक्वल प्रूव करने थे तो वो इक्वल हो जाएंगे, तो उसके लिए हमने यह काम किया है। तो ये पार्ट इस सेंस में बना है, लिखने को हम यही लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 to and 3 रीमान इंटीग्रल, इसके लिए लोअर इंटीग्रल था, और वो लोअर इंटीग्रल इससे छोटा था। लोअर इंटीग्रल किसी फंक्शन के लिए फाइंड आउट करते हो तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल होता था, और ये अपर इंटीग्रल जो है वो रीमान का जो अपर इंटीग्रल होता था उससे छोटा है, और वो वाला पार्ट इसके इक्वल था। तो यहां वैसे लेस देन और इक्वल टू लिखना चाहिए हमें, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि हम इसको लेस देन और इक्वल टू लिखें। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इज लेस देन और इक्वल टू सी, इज लेस देन और इक्वल टू डी, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू इक्वल है, तो ये जो सेकंड और थर्ड वैल्यूज हैं ये भी इक्वल हो जाएंगी, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, लिबेग इंटीग्रल। यानी अगर कोई रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो वो हमेशा लिबेग इंटीग्रेबल होता है। तो बड़ा प्यारा रिजल्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको ये रिजल्ट कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अभी एक और अच्छा रिजल्ट हमारे पास है, कंपैरिजन ऑफ लिबेग एंड रीमान इंटीग्रल। बड़ा प्यारा रिजल्ट है कंपैरिजन दोनों में, हालांकि जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो सारे वही रिजल्ट्स हैं जो हमने अब तक 3 वीडियोस में डिस्कस किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार एज ए रिकैप, क्योंकि कंपैरिजन आ जाता है तो आपको इसी में लिखेंगे, थोड़ा बहुत इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो, ये ब्रीफ में लिख के आपको दिया गया है। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इज दैट इन लिबेग डेफिनेशन, पता ही है लिबेग डेफिनेशन में वी डिवाइड अप इंटरवल इनटू सबसेट, वाई इन केस ऑफ रीमान वी डिवाइड इन सब इंटरवल। रीमान के केस में आप सब इंटरवल में डिवाइड करते हो, लिबेग के केस में आप सबसेट्स में डिवाइड करते हो। इन बोथ रीमान एंड लिबेग डेफिनेशन, लिबेग और रीमान में आप लोअर सम और अपर सम और लोअर सम दोनों लेते हो, which tends to limit in the रीमान केस में आप क्या कहते हो, the two integral are not necessarily equal। जब रीमान इंटीग्रल सॉल्व करते हो तो दोनों जरूरी नहीं होती कि वो इक्वल हो, the two integrals are not necessarily the same and the function is रीमान इंटीग्रेबल। फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल तब होगा if and only if कि वो दोनों इक्वल हो, if and only if they are same। लिबेग में क्या कहते हैं हम, इन केस ऑफ लिबेग क्या कहते हैं, टू इंटीग्रल आर नेसेसरीली द सेम। लिबेग में भी यही कहते हैं कि दोनों इंटीग्रल सेम होने चाहिए, लेकिन आगे क्या कहते हैं, जो हमने सेकंड थ्योरम में भी कहा था, द इक्विलिटी बीइंग, जो इक्विलिटी आती है उससे हमें क्या मिल जाता है, इक्विलिटी बीइंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ अजम्पशंस दैट फंक्शन इज मेजरेबल, ये वाला पार्ट भी हो जाता है। और नेक्स्ट जो है हमें पता है लिबेग डेफिनेशन इज मोर जनरल देन रीमान डेफिनेशन, कि अगर कोई रीमान फंक्शन है तो वो लिबेग होगा ही होगा, तो वो हमने बात की थी। तो यहां हम साथ में एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि फंक्शन ऐसा जो लिबेग इंटीग्रेबल तो होगा लेकिन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। वी नो दैट, ये तो हमने कह ही दिया कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो वो हमेशा लिबेग इंटीग्रेबल होता है। फॉर एग्जांपल जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर हैव लिबेग इंटीग्रल बट नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी हम कह सकते थे, लेकिन यहां हमने दूसरा एग्जांपल लिया है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, काई ई एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज, मान लो मैं रैशनल, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल ले लेता, 0 इफ एक्स इज इरेशनल। अगर इस वे में मैं ले लेता कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, लेकिन यहाँ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं लिया हमने। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में ये जो वैल्यूज हैं, रैशनल में -1 लिखा है मैंने, ये 1
ई जो है वो अगर मैं ई इज इक्वल टू क्यू कह देता, ई इज इक्वल टू क्यू कह देता हूँ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर x e में बिलोंग करता है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और अगर x e में बिलोंग नहीं करता तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो वो भी आप कह के इसी पैटर्न पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, सेम पैटर्न पे जैसे यहाँ सॉल्व किया। चलो अच्छी बात है, ये अब आपके लिए एक एग्जाम्पल होमवर्क हो जाएगा, और सॉल्व करके देखना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि अगर ये होता और ये जो सेट है मेरे पास 0 से 1 का ही इंटरवल होता, तो ई जो है वो 0 1 का सबसेट हो जाएगा, ई की बजाय ये ई1 समझ लेते हैं, ई1, ये इवन हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कि अगर x क्यू में बिलोंग करता है तो 1, और अगर x क्यू में बिलोंग नहीं करता तो 0। और इसी वे में मैं क्यू का ही e2 ले लेता, e2 का मतलब इरेशनल नंबर्स का सेट, इरेशनल नंबर्स का सेट, और उसके लिए भी इसी वे में डिफाइन करता, और सेम पैटर्न पे हम सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ लिया है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 -1 अगर एक्स रैशनल है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अगर एक्स इरेशनल है, तो इसके लिए हम लिवेग इंटीग्रल इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं। आप इस वे में लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके बताना आंसर सेम नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम आए आंसर, लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि अगर आपने ये फंक्शन कंसीडर किया है और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो लिविंग इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। तो फंक्शन ये है हमारा, हमने वैसे तो आप देख ही रहे हो -1 रैशनल 1 इरेशनल, इसके लिए आप पहले भी लोअर क्लासेस में भी प्रूव कर चुके हो कि क्लियरली ये जो फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो रीमान इंटीग्रल वाला पार्ट हम प्रूव नहीं कर रहे, हम इसमें प्रूव कर रहे हैं लिबेग इंटीग्रल वाला पार्ट। तो लिबेग इंटीग्रल के लिए पहले हमें इसकी एक पार्टीशन लेनी होती है, मेजरेबल पार्टीशन। तो लेट E1 E2 जो है वो P इज इक्वल टू करें, ये इसकी मेजरेबल पार्टीशन है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। और यहाँ E1 जो है, E1 में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में जितने रैशनल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन ले ली, तो वो E1 हमने कह दिया। यानी अगर x E1 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब x क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर x E2 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये जो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 का है इसमें x क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये हमने इसकी मेजरेबल पार्टीशन ले ली। तो मेजरेबल पार्टीशन लेने के बाद पहले हम अपर सम फाइंड आउट करेंगे, फिर उन सभी पार्टीशंस का अपर सम्स का इनफिमम लेते हैं, तो उसको अपर इंटीग्रल कहते हैं। इसी वे में लोअर सम्स फाइंड आउट करते हैं पार्टीशंस के लिए और उनका सुप्रीमम लेते हैं, तो वो लोअर इंटीग्रल कहलाता है। तो ये जो पार्टीशन है इसके लिए हमने यूएफपी, अगर हम बात करते हैं अपर सम फॉर दिस पार्टीशन, पहले इस एक पार्टीशन के लिए अपर सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा, समेशन, जैसे वहां होता है कैपिटल एम आई, डेल्टा ई मत कहो, मेजर ऑफ ई आई ये कह लो समेशन के साथ। समेशन एम आई वाला जो पार्ट है सुप्रीमम ऑफ ये लिखो, या सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ई आई, और साथ में मेरे पास क्या आ गया, मेजर ऑफ ई आई। और यहाँ आई की वैल्यू, पार्टीशन में दो ही सेट है हमारे पास, तो आई इज इक्वल टू 1 to 2। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू E1, एफ एक्स फंक्शन की सुप्रीमम किसमें, E1 सेट में, और इनटू मेजर ऑफ E1 प्लस फंक्शन की सुप्रीमम ऑन E2 इनटू मेजर ऑफ E2। और यहां से x E1 जो सेट है, E1 सेट क्या है, रैशनल नंबर्स का सेट है। तो रैशनल नंबर्स के लिए तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1। रैशनल नंबर्स अगर कोई है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1। तो सभी वैल्यूज -1 है, सेम है, तो उसका जो सुप्रीमम होगा वो भी क्या होगा, -1। वैसे तो इनफिमम आगे जब लोअर सम की बात करेंगे तो उसमें सुप्रीमम को या इनफिमम को दोनों के केस में वैल्यू क्या होगी, -1। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, -1 इंटू मेजर ऑफ E1 प्लस सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू E2, फंक्शन की सुप्रीमम x बिलोंग्स टू E2 मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या है, 1 है। सारी वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E2 फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो सुप्रीमम को या इनफिमम को वो क्या आएगा, 1 इंटू मेजर ऑफ E2। मेजर ऑफ E1 क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, काउंटेबल होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और उसकी मेजर अगर फाइंड आउट करते हैं, सिंगलटन सेट की मेजर 0 होती है, काउंटेबल सेट की जो मेजर होती है वो 0 होती है। तो इसका मतलब
E1 की जो मेजर फाइंड आउट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, -1 इंटू 0। फिर 1 एज इट इज मेजर ऑफ E2। E2 वाला जो पार्ट है इसको अगर आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते थे कि E जो है क्लोज्ड इंटरवल, अगर मैं चाहता E लिखो, या इसको आप क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 को मैं E1 यूनियन E2 लिख सकता हूं। तो मेजर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2। ये 1 आएगा, ये 0 है, प्लस मेजर ऑफ E2। तो जो मेजर ऑफ E2 है वो क्या जाएगी 1। तो इसका मतलब मेजर ऑफ E2 क्या जाएगी 1। -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, यानी जो अपर सम है वो 1 आएगा। अपर सम जो है वो 1 आएगा। इस पार्टीशन के लिए लो या कोई दूसरी पार्टीशन लो, तीसरी पार्टीशन लो, क्योंकि ये वाला पार्ट तो मेजर ऑफ E1 के साथ जो आएगा, रैशनल नंबर्स वाले पार्ट के साथ आएगा, वो तो हमेशा 0 आ जाएगा। ये वाला पार्ट 1 आएगा। यानी कोई भी पार्टीशन ले, उसके लिए अपर सम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो वो अपर सम हमेशा 1 आएगा। इसी वे में सेम लोअर सम फाइंड आउट कर सकते हो, सेम पैटर्न पे सॉल्व करोगे। समेशन या इनफिमम आ जाता है जब हम लोअर सम की बात करते हैं। इनफिमम ऑफ x बिलोंग्स टू ei fx इनटू मेजर ऑफ ei, यानी x बिलोंग्स टू i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इनफिमम ऑफ x बिलोंग्स टू e1 fx इनटू मेजर ऑफ e1 प्लस इनफिमम, और इनफिमम कहो रैशनल नंबर्स -1 आएगी हमेशा वैल्यू। सुप्रीमम भी -1 आया था, इनफिमम भी क्या आएगा -1 इनटू मेजर ऑफ E1 0 प्लस इनफिमम ऑफ fx x बिलोंग्स टू E2। तो हमेशा जब फंक्शन की वैल्यू 1 है हमेशा, तो वैल्यू क्या आएगी इनफिमम 1 आएगी इनटू मेजर ऑफ E2। मेजर ऑफ E2 1 सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो ये तो लोअर और अपर सम है। लेकिन जब हम अपर इंटीग्रल की बात करते हैं, जब हम अपर इंटीग्रल की बात करते हैं, तो अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या कहते हैं कि जितनी भी पार्टीशंस बनेंगी उन सबका अपर सम फाइंड आउट करो और उनका इनफिमम। तो इस केस में, इस एग्जांपल में जितनी भी पार्टीशंस लो, ये तो हमने पार्टीशन में 2 सेट लिए थे, आप 2 से ज्यादा सेट भी ले लो और उन सबका अपर सम फाइंड आउट करो, और उन सबके अपर सम का जो इनफिमम आएगा वो हमेशा 1 आएगा। सेम वे में जो लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर इंटीग्रल वो क्या होता है सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। सुप्रीमम ऑफ लोअर सम फॉर ईच पार्टीशन सॉल्व कर लो और उनका सुप्रीमम फाइंड आउट करोगे तो वो 1 आएगा। ये दोनों इक्वल है, तो यानी अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1। तो लिबेग इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो यहां हम क्या कहेंगे f इज लिबेग इंटीग्रेबल, एंड जो लिबेग इंटीग्रल है उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो बनता ही है। आई होप कि अब तक आप लाइक कर भी चुके होंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।